शादी के बाद बेटी के प्रति मायके वालों का व्यवहार। यह कहानी एक लड़की की आप बीती है। यह कहानी सुनने पर आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे। पापा मेरी शादी की बात कर रहे थे। मैंने माँ को पापा से बात करते सुना तो खुद को रोक नहीं पाई। मैंने पापा से कहा, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पापा ने मुझसे कहा, स्वाति बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बहुत अच्छी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, लड़का इंजीनियर है, तू बहुत खुश रहेगी वहाँ। इतना सुनते ही मैंने बस इतना ही कहा था, ठीक है पापा, वो झूना आप सबके लिए उतार दीजिए। कल मुझे जलाकर मार डालेगा तब आप संतुष्ट होंगे ना। मुझे रोते हुए देख और ऐसी बात सुनकर पापा सकपका से गए थे। तब बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू नहीं चाहती तो मैं कतई तेरी शादी की बात नहीं करूँगा। मैंने अभी अपनी पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी, मेरी शादी कर दी गई। इस बार मैं कुछ न कर सकी। शादी की विदाई में मेरे लिए मेरे अमीर पापा के पास बेटों के लिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए सब कुछ था, लेकिन मुझे देने के लिए कोरी बातों के अलावा कुछ भी न था। आखिर मैं उनकी अकेली बेटी जो थी, इसीलिए माँ ने भी अपने पास से अपने अहम को दहेज के रूप में मुझे दिया, जिसे लेकर मैं ससुराल भी आ गई। रिश्तों का फरेब और उसका खोखलापन दिमाग की तरह मुझे अंदर ही अंदर काटने लगा। मैं अपनी परिस्थितियों से जूझने के लिए अपने मनोबल को संभालते हुए अपनी पढ़ाई और पढ़ाई के दौरान ही अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं छोड़ सकी। मेरी माँ का दिया हुआ दहेज किसी साय की तरह आज भी मेरे साथ चलता है, जबकि मैंने अपने व्यवहार से सभी के दिलों को जीतने की पूरी कोशिश की। वर्षों बाद मुझे थोड़ी सफलता भी हासिल हो गई। अभी गम कम न थे। मेरे जिंदगी में करवाहट के रंगों का असर महसूस करते हुए कुछ साल गुजर चुके थे कि इसी बीच पति का तबादला भी ऐसी जगह हो गया जहाँ से साल में 1 या 2 वर्ष से ज्यादा आ पाना मुमकिन न था। पापा का व्यवहार भी मेरे प्रति काफी बदल चुका था। अब माँ को कभी कभी मुझ पर तरस आ जाता था। घर में भाई की शादी भी हो चुकी थी। हम एक ही शहर में रहने लगे थे। अब मुझे उपहार में मिलने वाली चीजों का मूल्य भी बताया जाने लगा था। मेरे नन्हे बच्चों को दिए हुए चॉकलेट, टॉफी की कीमत और गिनती भी सुनाई जाती थी। कभी झूठे इल्जाम से नवाजी जाती तो कभी जब उनकी मतलब या जरूरतें होती तो किसी नौकरानी की तरह काम करने के लिए बुला ली जाती। दर्द से जब दिल भारी हो जाता तो अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाकर जी भरकर रो लेती। इसी बीच हमने अपना मकान बनवा लिया। हाथ थोड़े तंग किया हुए कि मेरे भाइयों को मेरे पहने हुए कपड़ों से उन्हें शर्म आने लगी और अब मेरे दिए हुए उपहार के मूल्य आंके जाने लगे। मुझे उसे लेकर खरी खोटी सुनाई जाती थी। मुझे पापा के घर आने को मना कर दिया गया। मैं अकेली अपने नन्हे बच्चों के साथ जिंदगी जी रही थी और अब तो भाइयों ने मेरी मदद के बजाय मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया। मैं जब अपनी बीमार बच्ची को, जो मौत के मुंह तक पहुंच चुकी थी, कि दर बदर भटक रही थी, किसी अपने के सहारे की अधिक जरूरत महसूस कर रही थी, तब मुझसे जुड़े हर रिश्ते, मायकों के और ससुराल दोनों ने मुझसे अपना अपना दामन बचा लिया। ईश्वर की कृपा से मेरी बच्ची ठीक हुई तो मुझसे ही मेरे यही दूर हुए रिश्ते जुड़ने लगे। मेरे दिल का घाव और गहरा होने लगा था। मैं अकेली लड़की नन्हे बच्चों के साथ सांसें संभालने लगी थी। ईश्वर ने भी तभी मेरी एक और परीक्षा ली। मेरी गृहस्थी में आग लगा दी। मेरे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जली गृहस्थी पर भाई भाभी की जली कटी बातों के कटाच भी मिले। गृहस्थी की आग बुझते बुझते मेरे सीने में हमेशा हमेशा के लिए आग लग गई। कुछ ही दिनों बाद मैं अपने पति के पास चली आई। मैं जब 5-6 साल बाद अपने घर, जिसे मैका कहूँ तो ही बेहतर होगा, गई थी तो शायद मैं और भी बोझिल हो गई थी। घर में 4-4 गाड़ियों के होते हुए भी
मैं बारिश में भीगती हुई बारिश के मौसम में सड़कों पर भरे हुए पानी से होते हुए वापस आई, और तो और मुझे किसी ने दरवाजे तक छोड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। इस लड़की के साथ शादी के बाद मायके वालों ने अच्छा किया या बुरा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी राय बताएं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।